हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय विक्रम क्लासेस। आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू निकाल दिया हूँ। आप लोग इसको देखिए बढ़िया से, और मैं इसमें कुछ बातें बताता रहता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। देखो क्या होता है, जो मध्यकाल का इतिहास है ना, इतने कठिन, इतना खतरनाक खतरनाक नाम है और आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मेरे क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी मैं एमसीक्यू निकाला हूँ, फिर आगे इसकी व्याख्यात्मक क्लास भी चलेगा, वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतिहास के वास्तविक स्वरूप को आप देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना कब होगी। तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना होगी। देखो, और ये खत्म कब होगा, यहाँ मैं दो डेट लिखा हूँ, एक है 1398 है, एक 1414 है। तो 1398 तक कहा जाता तुगलकों का थोड़ा ठीक ठाक इतिहास है। ये 98 से ये 14 मतलब 16 साल के बीच का जो इतिहास है ना, वो बढ़िया इतिहास नहीं, बेकार इतिहास है। बट हम मान के चलेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना अंतिम 1414 तक ले है। ठीक है, तो अब तुगलक वंश के पहले कौन शासक है पढ़ाया जा चुका है। तो इनसे पहले खिलजी वंश है। खिलजी में क्या हुआ कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जब मर जाएंगे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की जब मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद जो 1316 में उनकी मृत्यु होगी। लेकिन पिछले 4 साल में, मतलब उसके अगले 4 साल में बहुत सारी समस्याएं होंगी। उस 4 साल में तो ये कह रहा है कि किस वजीर ने खुसरो खां, मतलब किसकी हत्या करके, खुसरो खां जो जो वजीर है, ये वजीर है ना, ये जो खुसरो खां वजीर है, ये खिलजियों का वजीर है, खिलजी वंश का वजीर है। जो उनका अंतिम शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, तो उसका वजीर कुतुब मतलब मुबारक खिलजी का वजीर ही, जिसका नाम खुसरो खां है, इसी खुसरो खां ने अपने ही शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके सत्ता हथिया लिया था। लेकिन क्या हुआ कि क्या है कि सल्तनत काल में महल के अंदर अमीर लोग हैं, सबका अलग अलग अपना धड़ा है, अपने अपने गुट में बटे हुए थे। तो जब खुसरो खां शासक बन जाएगा, तो बनेगा कुछ ही दिन बाद ही जो एक और सेनापति रहेगा जिसका नाम गाजी मलिक होगा, या गैसुद्दीन तुगलक उसका नाम होगा, वो क्या करेगा, खुसरो खां की हत्या कर देगा। खुसरो खां की को हराकर हत्या करके फिर दिल्ली की सल्तनत पर किसका अधिकार हो गया, तो गाजी मलिक या गैसुद्दीन तुगलक का अधिकार हो गया। और यहीं से तुगलक वंश की स्थापना हो जाए, क्योंकि ये ताकतवर शासक है, तो ये संभाल लेगा, सत्ता को संभाल लेगा। सितंबर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो जाएगी और तुगलक वंश के प्रथम शासक होंगे गयासुद्दीन तुगलक। ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया, बात हो चुकी है, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। तो इसमें क्या है कि इसने और क्या किया, जब तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक, अभी मैं पीछे बता चुका हूं कि महल में अमीरों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अमीरों को खुश करने के लिए जो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने जितनी भी अमीरों की जमीन छीन लिया था, उस जमीन को पुनः इसने क्या किया, अमीरों में बांट दिया। इससे क्या हो गया, अमीर खुश हो गए और गयासुद्दीन तुगलक को अपना शासक या सुल्तान मान लिए। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा गयासुद्दीन तुगलक में कि सर्वप्रथम भारत के में नहरों और कुएं का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। एक और प्रश्न, तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। तो तुगलकाबाद जो नगर है किस शैली में बना हुआ है, तो रोमन शैली में बना हुआ है। एक और 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। तो 56 कोट का निर्माण किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो जाएगी, तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। देख रहे हैं 5 साल का इतिहास केवल इसके पास है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहरों और कुओं का प्रथम निर्माण कौन करवाएगा, यही करवाएगा। इसकी हत्या कैसे हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि जो इसका बेटा है जिसका नाम है जूना खां, जूना खां अपने गुरु से इतना प्रभावित थे कि इन भाई साहब ने अपने ही पिता की हत्या कर दी अपने गुरु के कहने पर। क्योंकि इसके गुरु, जूना खां के गुरु से
गयासुद्दीन तुगलक का थोड़ा विवाद हो जाता है। उस समय जिस समय विवाद होता है उस समय गयासुद्दीन तुगलक था बंगाल अभियान पे। वहां पे क्या होगा कि वहां से पत्र के माध्यम सूचना पहुंचवाएगा कि जब तक मैं दिल्ली आऊंगा तब तक तू दिल्ली को खाली करके भाग जा, मतलब जूना खां के गुरु को बोल रहा है। तो यहाँ पे वो जूना खां का जो गुरु है वो बोलता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। यही कहावतें बहुत ज्यादा फैली हुई है आम जनता में कि लोग कहते हैं दिल्ली दूर है, कोई बात होता है, तो यही से निकला है वो बात। तो अगला प्रश्न बनेगा कि जाहिर सी बात पिता की मृत्यु तो क्या करेगा कि रास्ते में लकड़ी का महल बनवाएगा और नीचे से लोग काट देंगे, महल को ही काट देंगे और महल जो है गिर जाएगा, उसी में दब के गयासुद्दीन तुगलक मर जाएगा। फिर जो उसका बेटा जूना खां है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी बैठा, तो प्रश्न कब बैठा? 1325 में बैठेगा, क्योंकि उसे मरेगा वो। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान, शिक्षित, योग्य शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जो सर्वाधिक विद्वान और योग्य शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो दौलताबाद। देखो ये अभियान तो फेल हो जाएगा, आम जनता को इतना अधिक घाटा होगा जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की छवि खराब होगी। ये मनमौजी राजा था, जो इसके मन में आता था वो तुरंत कर लेता था बिना सोचे समझे। यदि ये अपने नियम को बेहतर ढंग से फॉलो किया होता समझदारी से, तो इससे योग्य कोई भी शासक नहीं होता। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया। भारत में सर्वाधिक मुद्रा का प्रचलन, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। होली जैसे सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? देखो बाकी लोग जो मुस्लिम शासक है हिंदुओं से नफरत करते थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक है जो होली के त्योहार में जाके होली खेलता था खुद और खेलने की व्यवस्था भी करता था। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया? तो यही गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। और क्या है दीवान ए अमीर कोही, क्या है? तो कृषि विभाग है, मतलब कृषि विभाग को उन्नत करने के लिए इसने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना कर दिया। अब दीवान ए अमीर कोही की बात हो चुकी है कि स्थापना किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। एक और प्रश्न आगे महत्वपूर्ण, जौनपुर नामक नगर की स्थापना किसकी स्मृति में कराई गई, या किसकी याद में कराई गई, या किसके लिए कराई गई? तो जौना खां नामक शासक, जौना खां कौन है? पीछे बात हो चुकी है, मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां बोलते। देखिए जौनपुर उसी के नाम पड़ा हुआ है। तो करवा मतलब जौनपुर नगर की स्थापना करवा कौन रहा है? इसी का भाई जो बाद में शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, वही जो है जौना खां को जौना खान के नाम पे जौनपुर नगर की स्थापना करवाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक डाक प्रबंधकों द्वारा ताजे फल और पानी कहाँ से मंगवाता था? देखो मोहम्मद बिन तुगलक ना ताजा फल मंगवाएगा खुरासान से, और पानी क्या मंगाएगा? गंगा। सोचो कितना पवित्र भोजन करता था ये। सांकेतिक मुद्रा किस धातु के बने थे? तो इसको लेकर विवाद है। देखो इसने क्या किया ना, अचानक अपने राज्य में मुद्रा की वृद्धि करने के सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया। तो सांकेतिक मुद्रा किस धातु के बनवाए गए थे? तो कांसा और तांबा के बनवाए गए थे। तो फरिश्ता कहता है कि कांसा का बना था और वर्णी कहता है कि तांबा से बना था। तो हम इन दोनों के विवाद को छोड़ते हैं। इतना जाने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? तो यह मेटी ने करवाया, और कांसा और तांबा दोनों का था। एक और प्रश्न आया कि एमबीटी के सांकेतिक मुद्रा किसके बराबर थे? तो चांदी के टंका के बराबर थे। टंका और जीतल जो है ना पढ़ाया जा चुका है पीछे। एक इतना जैसे इतना पैसा इसके शासनकाल में, सांकेतिक मुद्रा जारी करने के बाद इतना पैसा शासनकाल में आ गया, तो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया। तो किसने कहा? थॉमस ने कहा। किसको कहा? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि इब्न बतूता कहां से भारत की यात्रा पे आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। एक और प्रश्न बनता है कि कब आया था? तो 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, दिल्ली का काजी का प्रश्न है, काजी के पद पर नियुक्त किया। काजी जान रहे हैं, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायाधीश है। सोचो, एक मोरक्को के यात्री को यहाँ सर्वोच्च न्यायाधीश बना दिया इसने। और भी इंपॉर्टेंट काम करेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था? तो इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाया। कब भेजा? तो 1342 में ये चीन भेजा था। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया, रेहला ये किताब है, इस किताब को किस शासक के घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला लिखा कौन है? रेहला को लिखा है इब्न बतूता ने, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या क्या बातें की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। इसमें विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन के बारे में बात की गई है। डाक चौकी की इतनी बेहतर व्यवस्था विदेशों में नहीं थी, इसके बारे में बात की गई है। गुप्तचरों की व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है। इब्न बतूता कहता है कि भारत में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तुगलक काल का पहला कवि या व्यक्ति जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। देखो क्या हो रहा था, इनको समझने में दिक्कत हो रही थी, इसने क्या किया, संस्कृत भाषा के जितने भी कथा कहानियां थी उसको फारसी में अनुवाद करवा दिया। और अनुवाद करता कौन है? जिया नक्शवी है। किस नाम से किया? तूतीनामा के नाम से। देखो 12 प्रश्न बनता है, तूतीनामा का लेखक कौन है? तो जिया नक्शवी लेखक है। और किसके काल में किया गया? तो एमबीटी काल में किया गया। क्या है वो? तो संस्कृत के जो नाटक और कहानियां आदि हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया, इन्हीं को फारसी में अनुवाद करवा दिया गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता, पीसीएस में ये भी प्रश्न पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में स्वागत किया था? तो कौन व्यक्ति है वो? जीन प्रभासूरी हैं। हरिहर एवं बुक्का नामक सगे भाइयों ने विजयनगर नामक नए शहर की स्थापना कब की? किसके शासनकाल में किया? देखो क्या है कि जब उत्तर भारत में एमबीटी लगातार प्रयोग कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में जाके हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में विजयनगर की स्थापना कर दिया, और एमबीटी काल में। एक और प्रश्न बनता है कि एक और दक्षिण में ही एक और राज्य बहमनी राज्य, बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसने किया? तो 1347 में किया। किसने किया? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत सारा इसमें काम हुआ है। इंपॉर्टेंट ये तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक है ये। अब प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाएगी? तो मार्च 1351 में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? ठट्टा में। ठट्टा एक जगह है जो उत्तर भारत में कश्मीर में है, कश्मीर में एक जगह ठट्टा है, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे घटना घटेगी क्योंकि इनका भाई जो फिरोज शाह तुगलक है, वह वहां पे स्वयं शासक की घोषणा कर देगा। अभी आगे बताया जाएगा। एक और प्रश्न बढ़ेगा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, और उसे लोगों से मतलब कि ये कह रहा कि किस इतिहासकार ने कमेंट किया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कि तुम्हारे मृत्यु से लोग प्रसन्न हो गए, और जो है तुम लोगों से प्रसन्न हो गए। तो यही तो बदायूनी है, ध्यान रखिए, बदायूनी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बदायूनी एक लेखक है, इसी ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। किस शासक को कहा गया स्वप्नशील शासक, पागल शासक, रक्त पिपासु शासक? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अचानक निर्णय ले रहा है रात में कि कल नई मुद्रा जारी होगी, फिर निर्णय ले रहा कि एक दिन की राजधानी चेंज कर देंगे, दिल्ली से दौलताबाद लेके जाएंगे, तरह तरह के ऐसे पागलपंती वाला काम करता था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसी के कहने पर शेख अलाउद्दीन के कहने पर ही इसने अपने बाप की हत्या करवा दिया। गयासुद्दीन के धमकाने पर या दिल्ली छोड़कर चले जाने का आदेश किसे दिया गया? तो शेख अलाउद्दीन को दिया गया, जो जौना खां का गुरु है। एक बहुत ही प्रश्न आता है कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, हनोज
दिल्ली दूरस्थ नामक कहावत को पहली बार किसने कहा? तो यही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सबसे पहले कहा था ये कहावत। मतलब इसका मतलब कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की, देखो ये भी प्रश्न बनता है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है। सालार मसूद गाजी की दरबार कहाँ है? तो बहराइच में है। दरगाह कहाँ पे? बहराइच में है। तो इन दोनों मकबरे पर कौन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। मुसलमानों ने, मुसलमान जमींदारों को खुश करने के लिए, मुसलमान अमीरों को अपने पक्ष में करने के लिए ये नीति थी, क्योंकि ये इस तरह की चीजों पे देवी देवता विश्वास नहीं करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न मतलब ऐसा, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मकबरे जो है ना, निर्माण कहाँ पर किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने मूल रूप से बहुत सारा करवाया है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण मकबरे हैं जो आपके पीसीएस में, आईएएस में, नेट जेआरएफ में पूछता प्रश्न। जैसे एक प्रश्न है, शेख शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है, कहाँ बनवाया गया है? तो दिल्ली में बनवाया। एमबीटी करवा रहा सब। मीरन मुलहीम मकबरा कहाँ है? तो बदायूं में है। शेख रुकनुद्दीन का मकबरा कहाँ है? मुल्तान में है। शेख मुल्तान मकबरा का नाम है अजूधन में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देख लीजिए, जहांपनाह नगर की स्थापना किसने कराया? तो एमबीटी ने करवाया जहांपनाह नगर की स्थापना। और कहाँ पे है? दिल्ली में करवाया। यहाँ से प्रश्न लगातार बनता है, आपको देखना पड़ेगा। देखते रहिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं देखेंगे तो भाई क्या कर सकता मैं। तुगलकाबाद नामक नए नगर की स्थापना किसने करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? एक प्रश्न वही बन जाता है कि शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की ओर लेकर गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो प्रश्न है कि क्यों लेकर गया? तो उसके उसके समझ में ये था कि दिल्ली पे लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इससे बचने के लिए, और दिल्ली में सब अमीर आके बस गए हैं, इनको सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद लेकर गया, लेकिन वो तरीका फेल हो गया। तो ये करा कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए लेकर गया। और इसका मानना था कि दिल्ली केंद्र में, भारत के केंद्र में नहीं है, दौलताबाद भारत के केंद्र में है। बट ये असफल रहा। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया मिलने से इनकार कर दिया? तो देखो, राजा से ही मिलने से इनकार कर दिया, एक मतलब औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक से मिलने से इनकार कर दिया। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया, अपने भाई जौना खां की याद में। पीछे बताया जा चुका है, अपने भाई जौना खां की याद में। अब जो है, दो लोग का शासन खत्म हो गया है। 1351 में एमबीटी की मृत्यु हो जाएगी। अब इनके बाद इनके भाई आएंगे, चचेरे भाई हैं लेकिन बहुत अपने भाई से प्रेम करते हैं, फिरोज शाह तुगलक। तो इनका शासन आएगा 1351 से 1388 तक ले। तो अब इसमें प्रश्न आ गया बहुत महत्वपूर्ण, जितना तुगलक वंश में जितना अधिक जो है प्रश्न इससे बनता है, उससे किसी से नहीं बनता है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? तो पीछे बात हो चुकी ना, ठट्टा में मर जाएगा 1351 में एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक मर जाएगा। तो पहला तो वही करवा लेगा, लेकिन जब दिल्ली की ओर आएगा तो अगस्त 1351 में पुनः दिल्ली में राज्याभिषेक करवाया। मतलब 2 जगह यह राज्याभिषेक करवाएगा। आम जनता को खुश करने के लिए जो इनके भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने कष्टदायक कर लगाए थे, आया तो 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। तो प्रश्न बनता है कि 24 कष्टदायक करों को समाप्त करने वाला शासक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक, देखो देख रहे हैं, जजिया गैर हिंदुओं पर लगाया चलना एक प्रकार कर है। अब तक सभी शासक लगाए चुके थे, लेकिन ब्राह्मण तब भी बचे हुए थे। ये आया ब्राह्मणों, मुसलमानों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। मेरे अनुसार तो बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि सब लोग समानता का नियम फॉलो होना चाहिए ना। सिंचाई कर को लागू करने वाला पहला शासक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। वो उपज का 1/10वां भाग लेता था कि आप नहर तो बनवा दिए हैं,
तो सबसे आप नहर से पानी से अपना खेत सींचिए। खेत सींचने के बाद जो भी उपज होगी उसका 1/10 भाग हम कर के रूप में लेंगे पानी के लिए। देखो पहली बार नहर का और कुओं का निर्माण तो करा, पहली बार नहर और कुओं का निर्माण तो गयासुद्दीन तुगलक कर रहा है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक करेगा। सर्वाधिक मात्रा में नहरों और कुओं का निर्माण करवा देगा, एक प्रकार जाल बिछा देगा। और क्या करेगा, 300 नगरों की स्थापना करेगा। प्रश्न यही बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगरों की स्थापना किया, तो 300 नए नगरों की स्थापना किया। कुछ नगर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिलाने के लिए देते हैं नेट 11 में, पीसीएस में और वनडे एग्जाम में और यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है इससे। बोलेगा फिरोजाबाद नामक शहर की स्थापना किसने किया, तो देखो सब फिरोज शाह तुगलक ने किया है, तो बार बार वो बोलेंगे नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो फिरोजाबाद की स्थापना कहाँ पे है, दिल्ली में है। फतेहाबाद की स्थापना कहाँ पे, हरियाणा में है। हरियाणा में दो है, फतेहाबाद है और हिसार है। और फिरोजपुर पंजाब में है। जौनपुर यूपी में है, तो हम सब लोग यूपी जानते हैं अच्छी तरह से। अब अगला प्रश्न बन रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर कहाँ स्थानांतरित करवाया, तो दिल्ली में। क्या हुआ कि यहाँ खुदाई से 2 स्तंभ मिले जो अशोक के काल, मौर्य वंश काल के हैं। ये उठा के लाके दिल्ली रखवा लिया अपने 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 महल में। दीवान ए खैरात, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दीवान ए खैरात मतलब, इसमें बात करें तो सरकारी अस्पताल जो फ्री में जो सदर होता है ना, इस तरह का है कि स्थापना पहली बार कौन करवा रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक करवा रहा है। इसमें मूल रूप से क्या होता था, देखो ये क्या है ना, मुस्लिम शासक हैं तो उन्हीं के हित के बारे में बात करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं करें। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए था ये दीवान ए खैरात है। अगला एक प्रश्न बन रहा है, सल्तनत काल में सर्वाधिक गुलाम, यही बहुत बढ़िया प्रश्न है, सर्वाधिक गुलाम किसके शासन काल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में थे। दीवान ए बंदगान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंदगान मतलब गुलाम टाइप का होता है, गुलाम होता है। दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यही जो 1,80,000 गुलाम है ना, जो इसी ऑफिस के तहत अपना नाम दर्ज करवाते थे। दासों की देखभाल के लिए सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। देखो यहीं से इतिहास का स्वरूप गंदा हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई योद्धा का बेटा योद्धा ही हो। इसलिए अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया और क्यों किया, ये भाषाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए, फारसी भाषा को भारत में लागू करने के लिए, या आम जन समझ लें, और संस्कृत भाषा को स्वयं के लिए इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने, क्यों, दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें, यही इसका उद्देश्य था। किस सुल्तान के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, पीछे बात हो चुकी है, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थी। भारत का पहला शासक जिसने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा प्रारंभ किया, फिरोज शाह तुगलक ने। एक और महत्वपूर्ण मिला प्रश्न कि फतुहात ए फिरोज शाही, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, फतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है, तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक विद्वान व्यक्ति था, ये स्वयं लिखा है, इसकी आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि कौन थे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जियाउद्दीन बर्नी थे और शम्स ए सिराज अफीफ थे, शम्स ए सिराज अफीफ थे। ज्वाला मंदिर के पुस्तकालय को किसके शासनकाल में लूट लिया गया और उसे लूट कर तोड़ मरोड़ करके मांस की दुकानों पर तौलने के लिए भेज दिया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किस शासक ने, किस नाम से हुआ, तो दलायते फिरोज शाही के नाम से। दलायते फिरोज शाही, जो इतनी किताबें कहा जाता है, तो वहां पे 2-3 लाख से अधिक मतलब किताबें थी, जो भारत का सोर्स था, उसको जब तोड़ ताड़ के सब अपने अनुसार चेंज कर दिए। अपने इतिहास से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। अनुवादक कौन था, तो अपाउद्दीन नामक व्यक्ति जो अनुवादक था, इसी ने अनुवाद किया। अद्धा एवं विख नामक मिश्रित सिक्कों को जारी किया, तो अद्धा फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया, तो
अद्धा क्या है? चांदी का मिश्रित सिक्का है। विख क्या है? तांबे का मिश्रित सिक्का है। ये देख लिए ध्यान से, मिलाने को देता है। अद्धा क्या है? तो चांदी से मिश्रित है। विख क्या है? तो वो जो है तांबे का मिश्रण है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी आप सुनते होंगे कि जहाँ क्रिकेट स्टेडियम में है या फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित खान ए जहां तेलंगानी मकबरा की तुलना होती है तो उमर की मस्जिद है। उमर की मस्जिद जो है जेरूसलम, ये कहाँ पे है? ये इजराइल में, उससे तुलना होती है। किस शासक के ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, प्रयास किया कि भाई फल सड़ रहे हैं, फल में क्वालिटी नहीं है, फल और भी उत्पादक होने चाहिए, तो फिरोज शाह तुगलक था। दार उल सफा स्थापित किया तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। एक खैराती अस्पताल, वही मतलब फ्री का हॉस्पिटल है जैसे आज में है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने और कहाँ किया? देखो, रोजगार उस समय बेरोजगारों की चिंता हो रही है और वर्तमान में तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही, कोई चिंता नहीं है। रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में करवाया। यहाँ बेरोजगारों की सहायता और भत्ता दिया जाता था कि भाई आप लोग भी अपना जीवन यापन करिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। क्या गजब! पूर्व का सिराज, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता था? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। सिराज मतलब होता कि शिक्षा का केंद्र था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद। ये पीछे बात हो चुकी है। ये नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, तुगलक वंश का अंतिम शासक है। यही 1398 तक यही इसी का शासन है। कहा जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली से पालम तक केवल 6 किलोमीटर तक के ही क्षेत्र का राजा बचा था, कुछ बचा था ही नहीं इसके पास। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल 1398 में किस मंगोल ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण दिल्ली को लूट लिया? तो कौन है? तैमूर लंग है। तैमूर लंग। मलिक सरवर नामक व्यक्ति जिसके शासनकाल में जौनपुर पर अधिकार कर लिया गया और जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल पे ऐसा किया गया और स्वतंत्र एक राज्य बना लिया गया। तो मलिक सरोवर है क्या? मलिक सरोवर एक प्रकार का थर्ड जेंडर का है, जिसे हिजड़ा कहते हैं। वो है जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के रूप में निर्माण कर देगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। कि तुगलक शासन वृक्ष तेरे बीच में स्थापना हुई 1414 में। ये तो महत्वपूर्ण है, बट ये 1414 तक जाएगा। तो पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक शासक रहेगा 5 साल के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 तक रहेगा। नासिरुद्दीन महमूद 1388 से 1398 तक रहेगा। बाकी 98 से जो 14 तक, जो 98 से 1414 तक का जो है ना घटना है, इसमें क्या है कि ये आपस से एक कमजोर शासक है, आपस में ही तोड़फोड़ करके लड़ रहे हैं और इनके आखिरी शासक की हत्या करके सैयद वंश की स्थापना 1414 से 1451 तक कर दिया जाएगा। यहीं से अब अगला टॉपिक हो जाएगा सैयद वंश, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे।